नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो यहां पे आपको देश विदेश की खबरें जानने को मिलता है जो कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कोई बोल रहा है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा डैमेज कर दिया, रशिया के इतने सारे बॉम्बर्स जो है तबाह कर दिए ड्रोन लगा के। बट यूक्रेन की किस हद तक डैमेज हो रही है वो आपको खास कोई मीडिया बता नहीं रहा है, वो आपको खास यूक्रेनियन मीडिया खुद बताएगी इस वीडियो में। तो यूक्रेनियन मीडिया आपको बताएगी कि वहां पे तो सिर्फ कुछ बॉम्बर्स उड़े हैं लेकिन यूक्रेन की क्या हालत कर दिया है रशिया ने, वो आपको खुद इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और बड़े अजीब मेंटेलिटी है इनकी। वीडियोज में वो बोल रहे हैं कि हालांकि स्ट्रेटेजिकली वो खुद ये मान रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली रशिया का कुछ बहुत बड़ा बिगड़ा नहीं है। रशिया आज बॉम्बर्स चाहे तो कुछ ही महीनों में और बना लेगा। जितना एरिया रशिया ने कब्जाया है यूक्रेन से, जितने मिनरल्स से लेके बहुत सारे रिसोर्सेज जितना मिला है रशिया को, उसके लिए ये सब बॉम्बर्स बनाना, मतलब अगर हम दोनों कॉस्ट को कंपेयर करें, जो रशिया ने गेन किया है और जो रशिया ने खोया है, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। और यूक्रेनियंस खुद मान रहे हैं, बट यूक्रेनियंस ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली से ज्यादा रशिया के इमेज पे एक बहुत बड़ा दाग पड़ा है कि रशिया के अंदर भी इतने बड़े हमले हो सकते हैं। लेकिन उससे तुम यूक्रेनियंस को क्या फायदा है भाई? उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो सकता है कि चलो वो दूसरे देशों को पिच करेगा कि रशिया के अंदर देखो ड्रोन्स चले गए, रशिया ने रोक नहीं पाया, तो ये रशियन डिफेंस की फेलियर है। चाहे तो वो अपने यूएस जो है कुछ क्लाइंट्स को ये पिच करके अपने सामान बेचेगा। बट यूक्रेनियन को क्या होगा? यूक्रेनियन लोगों को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है और शायद कभी भी आएगा भी नहीं। इसीलिए तो पाकिस्तान पाकिस्तान है और इसलिए यूक्रेन यूक्रेन है। तो ये मतलब यूएसए के लिए काम कर रहे हैं। यूएसए क्या सोच रहा है कि चलो पुतिन का जो है उसको बहुत कुछ मिल रहा है यूक्रेन का एरिया कब्जा के, और अगर हम यूक्रेन का यूज करके, चाहे यूक्रेन का 80% डैमेज हो लेकिन अगर रशिया का 20% भी डैमेज हो तो वो हमारे लिए तो फायदेमंद है। कि यूएसए के लिए फायदेमंद है कि कल को अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हमें डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम यूक्रेन का यूज करके अगर रशिया का 20% डैमेज भी कर पा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए फायदा है। और यूक्रेन अपना 80% डैमेज करवा के 20% डैमेज करके बोस्ट कर रहे हैं, सीना पीट रहे हैं। तो इससे बड़ा गधा कौम मैंने जिंदगी में, और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सारे नमूने जो है, ये कुछ सैंपल है जिनका कॉपी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ये नमूने जो करते हैं ये बस यही कर सकते हैं, खुद को बेच देना अमेरिका के हाथों। तो एनीवेज चलिए आज का वीडियो देखते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे थॉट्स जो है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, यूक्रेनियन की स्टुपिडिटी कमेंट्स जो है वो देखने को मिलेगा। और कुछ कमेंट्स को मैंने रिप्लाई भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट с операции с нашим гостем. Ну а пока предлагаю перейти к важным новостям. एक रिकॉर्ड तोड़ हमला। रूस ने यूक्रेन पर 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी। हमलावर ने शहीद टाइप स्ट्राइक यूएवीज, डीकॉय ड्रोन्स, 3 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की। मुख्य निशाने खार्किव, सुमी, जाइटोमिर, ओडेसा और जापोरिजरिया क्षेत्र थे। कीव में हवाई हमला 9 घंटे से ज्यादा चला और कीव रीजन में लगभग 11 घंटे तक रहा। रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार बिलात सेरकवा जिले में बड़े हमले से 10 निजी घरों को नुकसान पहुंचा। कोई सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुआ और न ही कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनी। खार्किव रीजन भी भारी ड्रोन हमले की चपेट में रहा। लॉसोवा में हमलावरों ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया। एक 45 वर्षीय महिला घायल हुई। इमारत की छत जल गई और आसपास के घरों को नुकसान हुआ। इजियम के वेलिकी बुरलुक में रूसी ड्रोन ने सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया। बालाकलिया में निजी मकान और एक कार को नुकसान हुआ। रूसी सेना ने ओडेसा क्षेत्र के बिल्होरोड डनिस्ट्रोव्स्की जिले पर भी ड्रोन से हमला किया। स्थानीय प्रशासन ने निजी घरों और एक रिक्रिएशन सेंटर को नुकसान की जानकारी दी। वहां आग लगी लेकिन जल्दी बुझा दी गई। कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ। जापोरिजरिया में 3 लोग घायल हुए। रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हेड इवान फेडोरोव के अनुसार रूसी सेना ने शहर पर ड्रोन और एक मिसाइल से हमला किया। लगभग 40 घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से कोई मौत नहीं हुई। हमारे सहयोगी यह बता रहे हैं कि रूसी हमले के बाद हालात को कैसे संभाला जा रहा है। К счастью, обошлось без человеческих жертв, как ликвидируют последствия российского удара в репортаже наших коллег. सोते हुए शहर में पहला धमाका सुबह 4 बजे हुआ। लियुदमाइला वसिलिवना और उनके पति को उनके बेटे ने घर से निकालकर तहखाने में ले जाना चाहा, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच पाए। एक ड्रोन छत पर गिरा और मलबा गिरने लगा
वो बताती हैं कि मलबे का एक टुकड़ा उनके पैरों में लगा जिससे वह गिर पड़ी। मैं किसी चीज से टकरा गई, शायद दरवाजा था, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा हाथ, मेरी कलाई टूट गई। वह मंजर बहुत डरावना था। धमाके के बाद छत में आग लग गई। ल्युदमिला के बेटे वोलोदिमिर ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन और ड्रोन आ गए और रुकावट बने। मैं पानी की बोतलें लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा था ताकि आग बुझा सकूं। तभी एक और ड्रोन आ गया। मैं कूद गया और मुश्किल से शेल्टर तक पहुंच पाया। फिर एक और हमला हुआ। ऐसा बार बार होता रहा। ड्रोन ने पास के 2 और घरों को भी निशाना बनाया। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब रहने लायक नहीं रहा। वह मलबे से सामान निकाल रहे हैं, कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रहने लायक कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करें। हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी कल ही मैं टमाटर लगा रही थी, खीरे देख रही थी। अब सब चला गया, घर भी। उनके पड़ोसी भी बेघर हो गए हैं। शहर प्रशासन ने उनमें से 3 को टेम्पोरेरी शेल्टर दी है। ड्रोन हमले की जगह पर स्वयंसेवक, नगर निगम कर्मी और राहत दल मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। ओले प्राइटिकिन एंड बोरिस याकोवेंको रिपोर्ट फ्रॉम जापोरिज्जिया फॉर ए फ्रीडम टीवी। पिछले 24 घंटों में 166 लड़ाइयां हुई। रूसी सेना ने 2 मिसाइल हमले और 79 हवाई हमले किए, 179 हवाई बम गिराए और 3000 से ज्यादा कामिकाजे ड्रोन यूक्रेनी ठिकानों और बस्तियों पर इस्तेमाल किए। सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई खार्किव, लिमान और पोक्रोवस्क रीजन्स में हो रही है। सिर्फ पोक्रोवस्क में ही दुश्मन ने 51 बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनियन डिफेंडर्स ने मोर्चा नहीं छोड़ा। कुपियांस्क, तोरेत्स्क और क्रामाटोर्स्क इलाकों में लड़ाई जारी है। सभी हमलों को रोका गया। जनरल स्टाफ के अनुसार झड़पों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। Количество боестолкновений. इस हफ्ते वॉर फ्रंट्स पर औसतन रोज 184 लड़ाइयां हुई। पिछले हफ्ते की तुलना में 7.8% की बढ़ोतरी। इस अवधि में दुश्मन ने रोज 90 हवाई हमले किए और 166 निर्देशित बम गिराए। ये पिछले हफ्ते की तुलना में क्रमशः 19.9% और 0.7% की बढ़ोतरी 28.9% ज्यादा है। इस हफ्ते रूसी सेना को औसतन रोजाना 1100 सैनिकों का नुकसान हुआ, जो पिछले हफ्ते से 8.3% ज्यादा है। राष्ट्रपति के अनुसार यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रुस्तेम उमेरोव करेंगे। जेलेंस्की ने बातचीत के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए। आइए सुनते हैं। полное безусловное прекращение огня। पहला, पूरी तरह और अनकंडीशनल सीजफायर। दूसरा, प्रिजनर्स की रिहाई। और तीसरा, अपहरित बच्चों की वापसी। एक रिलायबल और टिकाऊ शांति स्थापित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर बैठक की तैयारियां चल रही हैं। मुख्य मुद्दे केवल नेताओं के स्तर पर ही हल हो सकते हैं। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ऑन टेलीग्राम। रूस पहली बार झूठे बहाने वाले हमले, फॉल्स फ्लैग सैबोटाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। 1999 में रियाजन बम धमाके पुतिन के सत्ता में आने की शुरुआत बने थे। ऐसा लगता है कि वही पुरानी चाल फिर से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस बार घरेलू समर्थन जुटाने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भ्रमित करने के लिए। यूक्रेन का इस्तांबुल सम्मेलन को बाधित करने का कोई कारण नहीं है। उल्टा, यूक्रेन तो पहले से ही सीज फायर के लिए तैयार है, इसलिए रेल लाइनों को उड़ाना, जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध में होता था, रूस की प्रचार नीति का हिस्सा है, यूक्रेन की नहीं। एंड्री कोवालेंको, हेड ऑफ द सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन अंडर यूक्रेन्स नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल, ऑन टेलीग्राम। И вернемся к теме, которую обещала вам. अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जिसका जिक्र मैंने प्रसारण की शुरुआत में किया था। रूस में लगी भारी आग ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को प्रभावित किया है। वही विमान जिनसे रूसी सेना शांतिपूर्ण यूक्रेनी शहरों पर हमले करती है। आइए बात करते हैं कि इस घटना का वॉर और रूस पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैन्य राजनीतिक विश्लेषक दिमित्रो स्नेहिरियोव। Добрый день, спасибо за приглашение. Дмитрий, ну दिमित्रो, अब रूसी विमान वॉर फ्रंट्स के बहुत पास स्थित हैं। इसका क्रेमलिन के लिए क्या मतलब है? दरअसल इस अभियान का सैन्य महत्व कम है, लेकिन सूचना और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा असर है। यह रशियन फेडरेशन की छवि को एक बहुत बड़ा झटका देता है। खासकर उस संभावित बैठक से पहले हम बात कर रहे हैं इस्तांबुल में
यूक्रेनी और रूसी डेलीगेशंस के बीच डायरेक्ट नेगोशिएशंस की। रूस को साफ संदेश मिला कि यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां उसकी पूरी जमीन तक पहुंच सकती हैं। ध्यान दें, यूक्रेनी हमले 4 रूसी हवाई अड्डों पर हुए और ये वॉर फ्रंट्स से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। सिर्फ हवाई अड्डे ही नहीं, रूस की लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला हुआ। रातों रात कुर्स्क और ब्रियांस्क रीजन्स में पुलों को उड़ा दिया गया। रेल लॉजिस्टिक्स ठप हो गई, खासकर रूस से जापोरिजिया रीजन में कब्जे वाले क्रीमिया तक की नई रेल लाइन। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक शानदार ऑपरेशन में एक मिलिट्री ट्रेन को उड़ा दिया और यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अब 4 रूसी हवाई अड्डों पर हुए हमलों पर लौटते हैं। रूस को सूचना के स्तर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। पूरी दुनिया ने देख लिया कि रशियन स्पेशल सर्विसेज अपने ही देश में जासूसी और तोड़फोड़ रोकने में असमर्थ हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक जो ड्रोन रूसी विमानों पर हमला कर रहे थे वे एक ट्रक से छोड़े गए थे। वह ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुका और उसी समय 20 से ज्यादा ड्रोन रूसी इलाके के अंदर एक हवाई अड्डे पर गिराए गए। यह रूस की सुरक्षा एजेंसियों की अपनी जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी बात, रूस की वायुसेना के ठिकाने बेहद कमजोर हैं। Работы на собственной территории. По сообщениям यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस के इतने बड़े ड्रोन हमले के लिए उनकी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं थी। रूसी सोच शायद किस्मत साथ दे, इस बार नहीं चली। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स कैसे रूस के अंदर तक पहुंच गई? जवाब है बेहद आसानी से। ये एक साथ 4 हवाई अड्डों पर एक समान और कोऑर्डिनेटेड हमला था। इन हमलों में जो विमान नष्ट हुए उनमें A-50 सबसे खास है। ऐसे विमान रूस के पास गिने चुने ही हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के सफल ऑपरेशनों में 2 A-50 विमान नष्ट हो गए और एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। अब ऐसे सिर्फ 9 विमान बचे हैं जो बेलारूस में तैनात हैं। रूस को मजबूर होकर 1960 के दशक के पुराने Il-2.20 विमान यूक्रेनियन एयरस्पेस पर निगरानी के लिए तैनात करने पड़े। यह नुकसान सिर्फ प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। जहां तक 40 रूसी विमानों की बात है, यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुदानोव ने बताया कि रूसी सेना को लगभग $2 अरब का नुकसान हुआ है, अमेरिकी डॉलर में, रूसी रूबल में नहीं। इसका मतलब है कि रूस की हमला करने की क्षमता अब घट गई है। और देखिए, यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने यह ऑपरेशन कितनी चतुराई से ऐसे समय पर किया जब सबसे ज्यादा रूसी विमान एक जगह पर जुटे थे। ध्यान रहे, आज सुबह ही खबर थी कि रूस इन्हीं विमानों से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था। मतलब यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी और सेना की तैनाती को पहले ही भांप लिया गया था। रूस इस हमले को यूक्रेनी नेतृत्व पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और ठीक उसी समय यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने स्पाइडरवेब नाम से एक शानदार ऑपरेशन किया जिसने सच में सब कुछ जाल में फंसा दिया। और ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। под кодовым названием «Паутина», которая действительно паутиной накрыла Да. практически Так, все так и базы. сработало, Дмитрий. Я думаю, Да. это правда очень важный сигнал. मित्रों, मुझे लगता है कि यह एक बहुत मजबूत संदेश है, सिर्फ क्रेमलिन या सैन्य नेतृत्व के लिए नहीं, बल्कि पूरे रूस और वहां की जनता के लिए भी। अब सब देख रहे हैं कि उनके लीडर्स वॉर शुरू करना तो जानते हैं, लेकिन अपनी ही सैन्य ठिकानों की रक्षा करना नहीं। मित्रों, आज अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों के लिए याद दिला दें, ये थे डिमित्रो स्निहिरियोव, मिलिट्री पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो फ्रीडम टीवी पर हमारे साथ थे। अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। Гостья нашего эфира уже присоединилась. Людмила Покровщук на связи, доктор философии, эксперт по внешним и внутренним политикам. Здравствуйте, Людмила, рада вам в эфире Freedom. हमारे अगले मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। ल्यूडमिला पोक्रोशचुक, दर्शन शास्त्र की डॉक्टर और विदेश व घरेलू नीति की विशेषज्ञ। नमस्कार ल्यूडमिला, फ्रीडम टीवी में आपका स्वागत है। तो संक्षेप में कहें, असल में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। रूस कूटनीतिक बातचीत को टाल रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण शहरों पर हमले जारी रखे हुए हैं। जैसा हमारे पिछले मेहमान ने भी कहा था, वे अपनी ही सैन्य ठिकानों की रक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एक शब्द में कहें, टोटल केओस। अब वापस चलते हैं उस देरी से आए मेमोरेंडम की बात पर। क्या यह यूक्रेन पर दबाव डालने की एक और चाल है? क्या पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं या किसी और पर भी? सच कहें तो रूस की ओर से कुछ भी नया नहीं है। हर बार जब हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं, दिन रात, रूस बातचीत से पहले जानबूझकर हालात और खराब करता है। जहां तक मेमोरेंडम की बात है, वे उसे पहले क्यों भेजेंगे? अगर भेजते
तो साफ हो जाता कि कुछ भी नहीं बदला है। उनकी मांगें अभी भी वही पुरानी हैं। हमें फिर वही पुरानी लिस्ट देखने को मिलेगी। वे सिर्फ इसलिए देरी कर रहे हैं ताकि माहौल बना रहे, जैसे कुछ नया आने वाला हो, जबकि हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद अमेरिका को अब भी उम्मीद है कि रूस ट्रंप या विदेश मंत्री रूबियो की बात मानेगा, जिन्होंने हाल ही में लावरोव से कहा कि कुछ ज्यादा व्यावहारिक शर्तें रखें ताकि बातचीत आगे बढ़ सके या कम से कम शुरू हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी समझदारी भरा पेश करेंगे, इसीलिए रूस जानबूझकर देरी कर रहा है। वे हमेशा की तरह सब कुछ एक साथ पेश करना चाहते हैं, नाटकीय तरीके से, और फिर देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है रूस इस समय 2 रणनीतियों पर चल रहा है जो शायद सीधे पुतिन के निर्देश पर हैं। पहली, यूक्रेन को मजबूर करना कि वह खुद ही बातचीत से हट जाए, ताकि रूस कह सके, देखो हम तो बात करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया। लेकिन यूक्रेन तभी पीछे हटेगा जब उन्हें रूस की रेड लाइंस दिख जाएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस लिस्ट में वही पुरानी मांगें होंगी जो पिछले 3 सालों से चल रही हैं, यानी वे क्षेत्रीय दावे जिन्हें रूस ने अपने संविधान में शामिल कर लिया है। इसमें वे यूक्रेनियन रीजन्स भी शामिल हैं जिन्हें रूस चाहता है, और कुछ ऐसे रीजन भी जो उनके संविधान में नहीं हैं, जैसे ओडेसा, सूमी और चेरनिहिव। इसके अलावा वे नाटो से जुड़ी मांगें कर रहे हैं, कथित डीनाजीकरण, और यूक्रेन की सेना को छोटा करने की शर्तें भी रख रहे हैं। ये सारी चीजें उनके दस्तावेज में होंगी, और फिर जाहिर है वे कोई छोटा मोटा समझौता भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि लगे कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। इस वक्त रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पर एक नया मुद्दा चर्चा में है, जिसे मार्च 2023 से 2024 तक यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में हुई त्रिपक्षीय बातचीत में उठाया गया था। वह मुद्दा है समुद्री नौवहन की सुरक्षा, खास तौर पर काले सागर, ब्लैक सी में। दिलचस्प बात यह है कि उस समय यह मुद्दा खुद रूस ने उठाया था। अमेरिका ने सहमति दी थी, लेकिन रूस ने शर्त रखी, SWIFT प्रतिबंध और कृषि क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाए जाइए। लेकिन SWIFT पर लगे प्रतिबंध अमेरिका नहीं हटा सकता था, क्योंकि वे यूरोप द्वारा लगाए गए थे। यानी यह सब एक रणनीति थी, बात को खींचते रहना और सबको असमंजस में रखना कि बातचीत होगी भी या नहीं। अब जैसा कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की है, हमारा प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में बातचीत के लिए जा रहा है। उन्होंने चर्चा के विषय भी बताए, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम, बंदियों की रिहाई, और हम सभी बंदियों और अपने बच्चों की वापसी पर जोर देंगे। साथ ही उच्च स्तरीय बैठकों की तैयारी। У нее образовалась с помощью администрации. Вот именно администрации Соединенных Штатов, потому что, замечу, дело не в конгрессменах, дело не в выборщиках, потому что там, особенно конгрессмены, прекрасно понимают эту всю ситуацию. Людмила, 2 июня, Я в конце думаю, и концов, уже окружение- завтра, и я думаю, мы मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाहती, लेकिन अफसोस हमारे पास इस सेगमेंट के लिए समय समाप्त हो गया है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थी ल्यूडमिला पोक्रोश्चुक, दर्शन शास्त्र की डॉक्टर और विदेश व घरेलू नीति की विशेषज्ञ। फ्रीडम टीवी के दर्शकों के लिए याद रखें, आवर टाइम का अंतिम एपिसोड आज रात ठीक 9 बजे कीव समय इसी स्टूडियो से प्रसारित होगा। तब तक के लिए स्टे ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ। неправды. कमेंट्स में फ्रेजर तिंको ने लिखा है कि मुझे 2022 से पहले रूस पर कोई हमला याद नहीं, और लिबरल जैसे सोच वाले लोग मानते हैं कि समस्या यूक्रेनियंस में है। उसके बाद आइरीना ने लिखा है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये हमले नहीं रुकने वाले, चाहे मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरे शहरों पर ड्रोन से हमले हो जाएं। लगता है पुतिन की हालत जितनी खराब होती जा रही है, चीजें उतनी ही बेहतर हो रही हैं। वह आदमी पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबने को तैयार हैं। उसके बाद बरखुदर ने लिखा है कि यूक्रेनी ड्रोन सिर्फ उड़ते नहीं, वो कार के ट्रेलर में बैठकर स्ट्रेटेजिक एविएशन एयरफील्ड तक जाते हैं और फिर वहां से उड़कर उस एविएशन पर हमला करते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स, जैसे मुर्मांस्क कामाज
उसके बाद अरीना ने लिखा है कि वॉर वहीं वापस लौट रहा है जहां से वह शुरू हुआ था। उसके बाद सीड बेकिर ने लिखा है कि मुझे नहीं पता वॉर 1 साल बाद कैसा दिखेगा, लेकिन इस वीडियो को 1 घंटे देखने के बाद ऐसा लगता है कि रूस ने अपनी 2/3 एक्टिव स्ट्रेटेजिक एविएशन खो दी है और यूरोप के साथ हवा में समानता भी खो दी है। उसके बाद अलेक्जेंडर याकोवलेव ने लिखा है कि आज रूसी स्ट्रेटेजिक एविएशन के लिए पर्ल हार्बर जैसा दिन था। उसके बाद टेलविंड ने लिखा है इस वॉर को खत्म करने और इंसानों की तरह जीने के लिए हमें यूक्रेन से सेना हटानी होगी और क्रेमलिन वाले दादा को भी हटाना होगा। उसके बाद एंड्री ने लिखा है कि हमें ठीक से जांच करना चाहिए। 24 फरवरी 2022 से पहले रूस की सुरक्षा का स्तर क्या था? मुझे पूरा यकीन है 100%। तब दुनिया में कोई भी रूस के खिलाफ सैन्य रूप से कुछ करने की सोच भी नहीं सकता था। नेटो जैसे सोया पड़ा था। रूस की सेना को इनविंसिबल माना जाता था। न्यूक्लियर हथियार थे। गैस तेल से $1 ट्रिलियन आते थे। अमीर लोग आकर रिश्ता सुधारने की कोशिश करते थे। नॉर्दर्न स्ट्रीम्स चल रही थीं। सब ठीक था। और अब उसके बाद मैक्सिम बी ने लिखा है कि रविवार 1 जून को यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया। 95 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर और लगभग 20 अन्य सैन्य विमान हमले की चपेट में आए। एयरफील्ड पर बड़े हमले के बाद 40 से अधिक रूसी विमानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें F-50, Tu-95 और Tu-20 2M3 बॉम्बर शामिल थे। उसके बाद वन क्रॉक ने लिखा है कि 3 साल बाद हम रूस में वही तस्वीर देख रहे हैं जो रूसी अधिकारी यूक्रेन में देखना चाहते थे। उसके बाद कनाज ने लिखा है यूक्रेनियंस बहुत शानदार हैं, अजरबैजान से रिस्पेक्ट और ऑनर। उसके बाद एपिक्टिया ने लिखा है कि यह हैरानी की बात है कि इतनी सारी संसाधन इतनी बेकार चीजों पर खर्च कर दिए गए। पहली विश्व युद्ध ने दिखा दिया था कि ऐसे प्रयोग कहां ले जाते हैं, लेकिन जो फैसले लेते हैं उन्होंने शायद इतिहास की किताबों में सिर्फ मूंछें बनाई हैं, सबक नहीं सीखे। उसके बाद अलेक्जेंडर ने लिखा है कि जरा सोचो उन मुफ्तखोरों का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने सर्दियों के अंत में यह सोचकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि जल्द ही ट्रंप के समर्थन से युद्ध खत्म हो जाएगा और उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई थी। उसके बाद रशियन बुचर ने लिखा है कि सुबह के कुछ घंटों में हुआ यह सबसे अच्छा मूवमेंट था और लगभग सारी स्ट्रैटेजिक एविएशन जो सैकड़ों अरब की थी अब सस्ते कंटेनर ड्रोन और कामाज की वजह से बेकार हो गई। उसके बाद गिंजिन ने लिखा है कि आज की यूक्रेनी ऑपरेशन साइबेरिया में कहीं ना कहीं मोसाद के स्तर की लग रही है। उसके बाद एनिमे एम्पायर ने लिखा है कि आज SBU ने साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। सिर्फ मोसाद ही इस नतीजे को पार कर सकती है। उसके बाद एलेक्स पिलमन ने लिखा है कि नेटो की जरूरत नहीं है, यूक्रेन को बस अच्छे हथियार दो और वो रूसी बाल्टिक फ्लीट और ब्लैक सी फ्लीट दोनों को खत्म कर देगा। उसके बाद मैक्सिमो लाइनेचेंको ने लिखा है कि एक ही हमले में 40 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर उड़ गए, SBU टॉप है। आखिर में इल्दू सिदोलोव ने लिखा है कि मतलब रूस को लगता है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, कि किसी को भी बस मार देना कोई बात नहीं, खासकर आजादी चाहने वाले लोगों को। Zovi.12 ने लिखा है कि रूस तेजी से खुद को नष्ट कर रहा है। उसके बाद नापोडगो ने लिखा है कि ये SBU की बस एक मास्टरपीस है, ब्रावो। उसके बाद निकोलज फिगवैम ने लिखा है जवाब का इंतजार करो, बस बाद में शिकायत मत करना। उसके बाद RRND3X ने लिखा है कि मैं यूरोप और जेलेंस्की की वजह से लोग परेशान हैं। उसके बाद LXT ने लिखा है कि जेलेंस्की ने बातचीत से पहले ही यूक्रेन की मौत का वारंट साइन कर दिया था, इसका मतलब यूक्रेन जल्द ही 19वीं सदी में लौट जाएगा। उसके बाद सेरी ग्रे ने लिखा है साजिश करने वालों की गर्दन में डालने के लिए रेजिन तैयार रखना चाहिए। उसके बाद मैक्समिगी ने लिखा है रिस्पॉन्स के बाद रिस्पॉन्स। उसके बाद यूसुफ ने लिखा है कि तुम्हारे हेजलनेट कहाँ हैं व्लादिमीर व्लादिमीरोविच। ये देखो मुल्ला आ गया है यूक्रेन को सपोर्ट करने। शायद इनको यूक्रेन में अपना भाई गाजा का दृश्य जो है वो नजर आता है। रशिया ने जो यूक्रेन का गाजा वाला हालत बनाया है, इसलिए जो गाजा सिंपैथाइजर्स है उनको यूक्रेन की प्रति भी सिंपैथी आती है। इसीलिए रशिया जो है इतने बढ़ चढ़ के इंडिया का सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन इंडिया को फाइटर जेट की सोर्स कोड देना चाहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप के बारे में बोलते हैं, बट जो वो फ्रेंडशिप से निकलना चाहते हैं, डेस्परेटली निकलना चाहते हैं, वो रशिया ही है, वो पुतिन ही है। इसीलिए आज अगर इंडिया की इकोनॉमी चाइना के बराबर होता और इंडिया रशिया को चाइना जैसा इकोनॉमिक हेल्प और इकोनॉमिक सपोर्ट दे पाता तो रशिया चाइना की ओर देखता भी नहीं। चलिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडशिप इमोशन की जगह नहीं है। अगर हम प्योरली बिजनेस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो रशिया चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं और इंडिया जो है वो रशिया के करीब भी है बट बॉर्डर शेयर नहीं करते, जिसके चलते इंडिया एक आइडियल पार्टनर है रशिया के लिए, जिससे रशिया को कभी भी थ्रेट फील नहीं होता है। इसलिए इंडिया का हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है रशिया और चाहता है रशिया कि इंडिया चाइना के बराबर हो, क्योंकि ये रशिया के लिए ही, ये रशिया के इंटरेस्ट में ही है
कि वो पूरी तरीके से चाइना पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर ट्रायड से लेके बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट अगर है तो वो कहीं ना कहीं, हर चीज़ में तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे इंडिया के अपने भी क्रिटिकल रोल्स रहे हैं बहुत सारे चीज़ों में इंडिपेंडेंस हासिल करने में। और एक टाइम पे जो सोवियत रशिया के टाइम हो सकता है कि रशिया भी चाहता था कि थोड़ा जो इंडिया डिपेंडेंट रहे रशिया पे, लेकिन सोवियत रशिया के ब्रेक होने के बाद जो रशिया बना है वो बहुत हद तक चाहता है कि इंडिया एक सुपर पावर बने, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने। कुछ हद तक तो मतलब रशिया पे डिपेंडेंट रहे कि रशिया से वेपन खरीदे, बट एट द सेम टाइम यूएसए इंडिया को प्रेशर ना दे पाए इकोनॉमी या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी रशिया का एक डिमांड है, कि ये भी रशिया का एक इंटरेस्ट है और चाहत है। आज इंडिया बहुत सारे मायनों में तो इंडिपेंडेंटली फैसला ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सबको पता है कि यूएसए का एक प्रेशर तो है, जिसके चलते इंडिया बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल ये सोर्स कोड वाला जो ऑफर है कितना अच्छा ऑफर है, बट ये लेते वक्त भी इंडिया सोचेगा 10 बार, क्योंकि इससे अमेरिका और यूरोप नाराज होगा। तो इंडिया जितना सेल्फ सफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही इंडिपेंडेंटली अपने फैसले ले पाएंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रशिया हार्डली इन्फ्लुएंसेस इंडियाज पॉलिसी। ऐसा कोई पॉलिसी है नहीं कि हाँ रशिया के वजह से हमें इस तरीके का हम इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं पा रहे हैं। मोस्टली इट्स वेस्ट और यूरोप जिनके वजह से हम बहुत सारे टाइम्स इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं ले पाते हैं। तो रशिया सोर्स कोड से लेके हर चीज़ देने की यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का जो स्टांस रहा है, वहाँ पे यूएसए का तो पता ही है क्या क्या रवैया रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने यूक्रेन को भी कई बार जो है वेपन सप्लाई किया है, उसका बदला तो किसी हद तक S-400 ने लिया है, बट रशिया चाहता है कि और भी ज़्यादा जो है उनके वेपन्स पाकिस्तान से बदला ले। और ये भी देख सकते हैं कि मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं वो यूक्रेन को ही सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका से ज़्यादा रशिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इंडिया को, ये पाकिस्तान जैसे मूल्य देश को सबक सिखाने के लिए।